हेलो दोस्तों, वेलकम टू केएसबी मॉक्स। मेरा नाम है आकिब रसूल। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। इससे पहले हमने लॉज ऑफ मोशन डिस्कस किया। होप आपने वो दो लेक्चर्स दोनों देखे होंगे। तो आज ये हमारा एक और लेक्चर इंपॉर्टेंट यूनिट है क्लास 11th फिजिक्स का। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखिए, इससे पहले हमने वेक्टर्स जो है उसके लिए एक सेपरेट क्लास लाई थी, लेक्चर लाया था, जिसमें हमने वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वो सारा कुछ हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद ही आपको ये समझ आ सकता है। देखिए, जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट है ये हम डिनोट करते हैं डॉट से, और स्केलर प्रोडक्ट दूसरा होता है यहाँ पे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट हम डिनोट करते हैं क्रॉस से। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट, और इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। लेकिन हम यहाँ पे खाली डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी वर्क को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ करेंगे बात डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और हम इनका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट अगर हम इनका करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे एक और क्वांटिटी मिलेगी जो कि क्या होगी, वो होगी स्केलर क्वांटिटी। वो मिलती है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी हमें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर होंगे दो वेक्टर्स, इनका हम अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जो हमें न्यू क्वांटिटी यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी हमें स्केलर क्वांटिटी। या ज़रूरी नहीं है दो वेक्टर्स होंगे, या एक स्केलर भी हो सकता है या एक वेक्टर भी हो सकता है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी क्या देता है हमें यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। तो वही कह रहा है टू वेक्टर्स और अ वेक्टर एंड स्केलर कैन बी मल्टीप्लाइड। ये इनको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम इसका कर सकते हैं। तो हमारे पास दो है, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम खाली करेंगे डिस्कस स्केलर प्रोडक्ट। द रिजल्ट ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए नंबर या स्केलर। वो क्या हो सकता है, वो स्केलर होगा या कोई नंबर होगा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड बी इज डिफाइंड बाय, तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस ऑफ थीटा। यानी कि ए, अगर हमारे पास दो वेक्टर ए डॉट बी, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो ए क्या है, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ये यहाँ पे लिख रहा है यहाँ पे। तो ए क्या है, बी क्या है, थीटा या फाई क्या है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय डॉट। इसको हम किसे डिनोट करते हैं, डॉट से, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम डिनोट करते हैं क्रॉस से, इसलिए इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, यहाँ पे तीन केसेस हमारे पास, यानी कि देखिए, व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 90 डिग्री। जब ये थीटा का वैल्यू, यानी कि दो वेक्टर्स, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, जब इनके बीच का वैल्यू, यानी कि इनका वैल्यू, यानी एंगल का वैल्यू क्या होगा, ये होगा ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, तब जो इसका जो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमारा आएगा पॉजिटिव। यानी कि ए डॉट बी का वैल्यू क्या आएगा वहाँ पे, वो आएगा पॉजिटिव। और अगर इनका वैल्यू, यानी कि थीटा का वैल्यू होगा क्या, थीटा होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन क्या होगा 180 डिग्री, तब क्या होगा हमारा ये इसका वैल्यू, तब आएगा ए डॉट बी का वैल्यू आएगा तब नेगेटिव। ठीक है, क्या आएगा, नेगेटिव। यानी कि व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्री, देन द रिजल्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज नेगेटिव। और जब इनके बीच का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्रीज के बराबर होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होंगे या ऑर्थोगोनल होंगे, तब हम कहेंगे जो वर्क है वो किसके बराबर आएगी, या सॉरी, हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे, वो किसके बराबर आएगी, 0। देखिए क्यों, क्योंकि जो cos 90 का वैल्यू है, cos 90 डिग्री किसके बराबर होता है, ये होता है 0 के बराबर। क्योंकि जो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कॉस का ग्राफ वो ऐसा होता है, यानी कि वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और साइन का अगर ग्राफ देखेंगे वो ऑरिजिन से स्टार्ट होता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए कॉस 0 डिग्री वो होता है किसके बराबर, 1 के बराबर, और कॉस ऑफ 90 डिग्री वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। इसी तरह साइन 0 डिग्री वो होता है किसके बराबर, 0 के बराबर, और साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, वो होता है 1 के बराबर। ये चार चीज़ें आपको याद रखनी। ठीक है, तो
पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल होगा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। नेगेटिव कब होगा, जब एंगल होगा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180। और 0 कब होगा यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट, जब एंगल होगा किसके बराबर, 90 डिग्रीज के बराबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्पेशल केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब कुछ स्पेशल केस हैं इसी के। देखिए अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये क्या है, ये पैरेलल है। जो पैरेलल वेक्टर्स है उनके बीच जो एंगल है वो किसके बराबर होता है, एंगल होता है यहाँ पे यानी कि थीटा होगा यहाँ पे 0 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे कॉस थीटा यानी कि क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ऑफ 0। तो कॉस ऑफ 0 डिग्री किसके बराबर होता है, ये होता है 1 के बराबर। और जब हम यही 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ए डॉट बी में, देखिए हमें पता है ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा के बदले लेकिन आएगा क्या, यहाँ पे 1 बराबर आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी। ठीक है, ये कब, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तब डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सिंपल है, ठीक। और जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे यानी कि वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है और वेक्टर बी की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि इनके बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री। और कॉस ऑफ 180 डिग्री किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर -1 के बराबर होता है। ठीक है, और जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 तो ये बन जाएगा माइनस ए इंटू बी। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे माइनस यानी कि नेगेटिव आएगा यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक है, ये वही पीछे वाले केस हैं लेकिन डिफरेंट एंगल से हम यहाँ पे इनको डिस्कस कर रहे हैं। और जब ये ऑर्थोगोनल होंगे, ऑर्थोगोनल मतलब जब ये होंगे इनका एंगल जो होगा वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। और कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और ये क्या बन जाएगा डॉट प्रोडक्ट, तब ये बन जाएगा 0। क्यों, क्योंकि कॉस 90 इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये थे कुछ स्पेशल केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनका स्केलर प्रोडक्ट हमें निकालना है। ठीक है, अभी हमने देखा जो प्रोडक्ट होता है, जो वेक्टर्स होते हैं ए डॉट बी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेक्टर्स हैं, तो ये किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इनका हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इनको करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में दे देना। हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अ पार्टिकल कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन 2i प्लस जे प्लस 2k टू 3i प्लस 2j प्लस 5k। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल है, ये था पोजीशन ए पे और इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये पहुंच गया पोजीशन बी पे। तो पोजीशन ए किसके बराबर है, 2i प्लस जे प्लस 2k। और पोजीशन बी किसके बराबर है, पोजीशन बी है बराबर 3i प्लस 2j प्लस 5k। सिंपल है, ठीक। देखिए हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन, तो हम इन दो वेक्टर्स के आपस में माइनस करेंगे। तो 3i माइनस 2i तो वो किसके बराबर आएगा, i के बराबर। 2j माइनस j वो j के बराबर आएगा। 5k माइनस 2k वो आएगा 3k। तो डिस्प्लेसमेंट s किसके बराबर आया हमें, i प्लस j प्लस 3k। तो फोर्स कितना है यहाँ पे, फोर्स है यूनिफॉर्म यानी कि 7i प्लस 5j प्लस 2k न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स है बराबर 7i प्लस 5j प्लस 2k न्यूटन। ठीक है, तो वर्क हमें यहाँ पे निकालना है। तो वर्क किसके बराबर होता है, एफ डॉट एस। ठीक है, एफ डॉट एस यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट। तो एफ के बदले लिखेंगे 7i प्लस 5j प्लस 2k और एस के बदले लिखेंगे हम ये i प्लस j प्लस 3k। देखिए जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये i j k ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स, हमने ऑलरेडी वेक्टर्स में पढ़ा है। इनको जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे i डॉट i ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। j डॉट j इज इक्वल टू 1, इसी तरह k डॉट k इज इक्वल टू 1, k डॉट k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7i इंटू आई, 7 1 जार 7, तो i डॉट i 1 के बराबर आएगा प्लस 5j इंटू जे तो ये बन जाएगा 5 और j डॉट j बन जाएगा 1, तो प्लस 2 3 जार 6। तो इनका एडिशन हम जब करेंगे ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा आई थिंक 18 के बराबर, 18 जूल। ठीक है, तो ऐसे मतलब जो वर्क है वो आएगी बराबर 18 जूल्स के बराबर। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट वेक्टर्स a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k एंड b इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस mk में बी परपेंडिकुलर। देखिए दो वेक्टर्स हैं a और b दो वेक्टर्स हैं और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है यानी इनके बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। ये मान लीजिए ये वेक्टर a है, ये क्या है वेक्टर b। देखिए हमें पता है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स वो किसके बराबर अगर होगा 90 डिग्रीज होगा ये दो वेक्टर्स, तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो देखिए वेक्टर a किसके बराबर है, वेक्टर a है बराबर 2i प्लस 3j प्लस k डॉट
तो बी किसके बराबर है, बी है बराबर 3i प्लस 2j प्लस एम के, तो ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। ठीक है, करिए अब इनको मल्टीप्लीकेशन, 2i इंटू 3i, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 3j इंटू 2j, ये बन जाएगा 6। ठीक है, तो k इंटू एम के, ये बन जाएगा m, ये बन जाएगा m के बराबर, इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 प्लस m इज इक्वल टू 0, तो m आएगा बराबर m इज इक्वल टू -12, तो m का वैल्यू आएगा -12 के बराबर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये दोनों क्वेश्चन हैं अच्छे से समझ आए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना, वो भी ईजी है। तो चलिए अब यहाँ पे हम वर्क की बात करेंगे। वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, पॉजिटिव वर्क क्या होती है, नेगेटिव वर्क क्या होती है, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वो सारा हम यहाँ पे अब देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो वर्क एनर्जी एंड पावर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। वर्क इज द फोर्स दैट काज एन आइटम टू मूव और टू बी डिस्प्लेस्ड और बी डिस्प्लेस्ड। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉक्स है और हमारे पास यहाँ पे एक वाल है, बहुत बड़ा वाल है, और इस बॉक्स पे हम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई, और ये डिस्प्लेस हुआ बाय 2 मीटर्स, तो इसने 2 मीटर्स के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाला। और अब अगर यहाँ पे वाल इस पे में हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, क्या ये यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा, मूव हो जाएगा? नहीं, ये यहाँ पे मूव नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पूरा दिन यानी कि 24 आवर इस पे यही 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, बट यहाँ पे ये वाल जो है डिस्प्लेस अपनी जगह से नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हम वर्क की बात करेंगे, साइंटिफिक डेफिनेशन देखेंगे वर्क की। देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी एक जो इस पर्सन है, इस पर्सन ने भी वर्क किया है, लेकिन अगर हम फिजिक्स के हिसाब से यानी कि साइंटिफिक कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो वॉल का जो ये केस है, यहाँ पे जो वर्क डन है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। और यहाँ पे जो वर्क डन है वो यहाँ पे है 4 न्यूटन के बराबर। ठीक, सॉरी 4 जूल के बराबर है यहाँ पे वर्क। देखिए क्यों, जब तक कोई बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो जाएगी अपनी पोजीशन से, तब तक वहाँ पे वर्क डन किसके बराबर होते हैं, 0। तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, यानी कि इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे, जो डिस्प्लेसमेंट होना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि एक जो बॉडी है, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए यहाँ पे, तभी कहेंगे हम कि यहाँ पे वर्क डन है। ठीक है, अगर यहाँ पे पोजीशन बॉडी एक पोजीशन अपनी चेंज नहीं करेगी, डिस्प्लेस नहीं हो जाएगी, तो हम कहेंगे वर्क डन इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हम कितना भी फोर्स लगाए, कितने भी टाइम के लिए फोर्स लगाए, ठीक है, तो साइंटिफिक डेफिनेशन यही है कि जो बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी और जब हम उस पर क्या करेंगे अप्लाई, कोई भी फोर्स, चाहे कांस्टेंट फोर्स या वेरिएबल फोर्स हो, तो हम कहेंगे यहाँ पे वर्क डन जो है वो नॉन जीरो है। और अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो जाएगी तो वहाँ पे वर्क डन किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये क्या होता है इन द केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। देखिए अगर हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स है, तब जो वर्क होता है ये होता है डॉट प्रोडक्ट, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सी बात है ये, यानी कि वर्क किसके बराबर होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो फोर्स हम इस बॉडी पे अप्लाई करेंगे और जो इसने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर किया, फॉर एग्जांपल s मीटर्स इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया और हमने इस पे f न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो वर्क यहाँ पे सिंपली किसके बराबर है, इन दो का डॉट प्रोडक्ट। हमने ऑलरेडी पहले देखा है जो डॉट प्रोडक्ट है हम जब करते हैं तो दो वेक्टर्स का, देखिए फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और हम जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो वहाँ पे क्वांटिटी मिलती है वो क्या है, वो क्या होती है, वो होती है स्केलर क्वांटिटी। तो इसी तरह यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, हम जब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो हमें निकलती है यहाँ पे एक और नई क्वांटिटी, वो क्या है, वर्क। और ये वर्क क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपको याद रखना है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, when we apply force that produces a moment in an item across a distance, ठीक है, we are said to be doing work, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वर्क डन होगी। ठीक, वर्क occurs only when an item is raised or moved। देखिए जब भी एक बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव करेगा या राइज करेगा यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में, तब हम कहेंगे यहाँ पे वर्क प्रेजेंट है, अदरवाइज हम कहते हैं कि यहाँ वर्क डन किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे फार्मूला फॉर वर्क डन, अभी हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा ए डॉट बी, ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब अगर यहाँ पे हमें दो वेक्टर्स है, एक है फोर्स और दूसरा क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा एफ एस कॉस ऑफ थीटा।
यानी कि थीटा का एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, या हम ऐसे भी कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख रहा है देन वर्क डन बाय द फोर्स इज इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस इज गिवन बाय W इज इक्वल टू एफ डॉट एस या W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम एक और मतलब ग्राफिकली मैं दिखाता हूँ ये कैसे इसके बराबर होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये और ये हॉरिजेंटल ग्राउंड पे, ये एक ग्राउंड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने इस पे अप्लाई किया फोर्स, ये एक फोर्स हमने अप्लाई किया एफ। ऑलरेडी आपने पढ़ा है वेक्टर्स में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ये अगर एक वेक्टर है, अगर हम इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे, एक होता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो जिसके साथ एंगल बनाता है, फॉर एग्जांपल इसके साथ इसने बनाया एंगल थीटा, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट, इसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर एफ कॉस ऑफ थीटा। और ये क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट, एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। देखिए अब सिमिलरली यहाँ पे एक फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा ये वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, वो है इस डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। जब हम इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे, पुल करेंगे, तो बॉक्स जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है उन दो का मल्टीप्लीकेशन ही होता है वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का, वो क्या है यहाँ पे, वो है एफ कॉस ऑफ थीटा। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कैसे, हमने ऑलरेडी वेक्टर्स में पढ़ा है, तो यहाँ पे भी मैं समझा रहा हूँ आपको, ये है एफ कॉस ऑफ थीटा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे एस, तो यही है एफ कॉस ऑफ थीटा इंटू एस, वही है यहाँ पे। देखिए एफ कॉस ऑफ थीटा, या फिर एस हम पहले भी लिख सकते हैं, या एफ कॉस ऑफ थीटा एस, या एफ कॉस थीटा एस, या एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो यही है यहाँ पे वर्क। तो कौन सा कंपोनेंट हम यहाँ पे वर्क फोर्स का लेते हैं, जो किसके डायरेक्शन में होगा, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा फोर्स का कंपोनेंट, उसका मल्टीप्लिकेशन और इस डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन। देखिए एक डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का वो कंपोनेंट जो किस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये था फॉर्मूला फॉर दी वर्क डन। तो इसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव वर्क क्या होती है, नेगेटिव वर्क क्या होती है और जीरो वर्क क्या होती है। देखिए देखिए अभी हमने देखा वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अगर इस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 90, तब हम कहेंगे जो वर्क है वो क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू देखेंगे, ये क्या है, ये ग्रेटर, ये हो सकता है यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 0 या लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये थीटा के वैल्यू पे डिपेंड है। इसके बाद है नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क कब होगी, जब थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री बट लेस और इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, एंगल का वैल्यू, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम जीरो की बात करेंगे, जब इनके बीच यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, ये इनके बीच अगर 90 डिग्री एंगल होगा तो वर्क डन है किसके बराबर, 0। क्यों, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कॉस 90 डिग्री जो है, कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर 0 के बराबर। देखिए अगर हम कॉस का ग्राफ देखेंगे, ये होता है कॉस का ग्राफ, वो यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है -1, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे इसका वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क, तो ये किस पे डिपेंड है, पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी और जीरो कब होगी। तो ये डिपेंड है किस पे, थीटा के वैल्यू पे। तो थीटा ही डिसाइड करता है कि जो वर्क है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि ये क्या है, 0 है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें हमने बात की थी कांस्टेंट फोर्स की। जब एक कांस्टेंट फोर्स हम अप्लाई करता है तब वर्क डन जो है वो किसके बराबर होती है। तो अब हम बात करेंगे वेरिएबल फोर्स की। देखिए अगर हम फोर्स की बात करेंगे, फोर्स का है, फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने ऑलरेडी वेक्टर्स में पढ़ा है जो वेक्टर होता है इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है, इसमें डायरेक्शन भी होती है। और इन दोनों में से अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से एक चीज़ चेंज हो जाएगी तो हम क्या कहते हैं, जो वेक्टर है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा जो वेक्टर है वो है फोर्स।
अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन इन दोनों में से एक भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा या वेरी करेगा तो हम कहेंगे जो ये फोर्स है ये क्या है, ये वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स वेरीज विद पोजीशन द वर्क डन बाय सच अ फोर्स फॉर एन इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय। तो जब हमारा फोर्स क्या होगा, वेरिएबल होगा, तो जो अगर यहाँ पे हम देखेंगे डी डब्ल्यू यानी कि स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कि जब डिस्प्लेसमेंट का होगा बहुत स्मॉल होगा, डी एस यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक्स आई से एक्स एफ तक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टोटल हो गया, और इस डिस्प्लेसमेंट को हमने छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स यानी कि डी एस एस में कन्वर्ट किया है, ब्रेक किया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वर्क देखेंगे इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में, और इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो वर्क होगी वो हम डिनोट करते हैं डी डब्ल्यू से। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे डी डब्ल्यू यानी कि वर्क डन इन दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यानी कि डी एस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो ये किसके बराबर होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है और ये यहाँ पे पॉइंट बी है। अब हमें देखना है पॉइंट ए से बी तक जो ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई तो इसमें वर्क डन जो है वो किसके बराबर आएगी। देखिए यहाँ पे हम इंटीग्रल लगाते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन का कंसेप्ट ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इंटीग्रल फ्रॉम रनिंग फ्रॉम ए टू बी एफ डॉट डी एस, यानी कि इस क्वांटिटी को इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन यानी कि समेशन। इंटीग्रेशन का एक्चुअल अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे वो समेशन होता है, यानी कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो अगर ये क्या डॉट प्रोडक्ट है तो ये किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी एस होगा बराबर एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी एस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे जो एक कर्व है, देखिए ये क्या है, यहाँ से हम फोर्स प्लॉट किया है और इस साइड से हमने डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया है। तो यहाँ पे ये जो कर्व है ए बी जो कर्व है इसके अंडर जो ये एरिया है, ये एरिया क्या देता है, ये एरिया देता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व के नीचे जो एरिया आता है यानी कि अंडर दिस कर्व, ये क्या देता है, ये देता है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। तो किसके बराबर होता है अब, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, या हम ऐसे भी कह सकते हैं W इज इक्वल, देखिए यहाँ पे था डी डब्ल्यू क्या मतलब छोटी वर्क, यानी कि इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में अगर इन डी डब्ल्यू को हम फिर ऐड करेंगे तो वही बन जाता है फिर क्या, W यानी कि टोटल वर्क फ्रॉम ए टू बी। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये छोटे छोटे डी डब्ल्यू ये हैं फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए टू बी ये सारे। ठीक है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये बन जाएगा फिर पूरा W, यानी कि पूरी वर्क फ्रॉम ए टू बी जितना ही पूरा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये किसके बराबर आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए टू बी एफ डॉट डी एस, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो होप ये आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू और डब्ल्यू के मतलब इनके बीच डिफरेंस क्या है, डी डब्ल्यू इज ए स्मॉल वर्क डन और डब्ल्यू इज ए टोटल वर्क डन। और जब इनको समेशन करते हैं हम किनकी, डी डब्ल्यू की समेशन, जैसे हम समेशन करते हैं इसी तरह इंटीग्रल हम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो इनका समेशन जब हम करेंगे या इंटीग्रल लेंगे तो ये बन जाएगा डब्ल्यू, और वो क्या है, ए रनिंग फ्रॉम मतलब इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डॉट डी एस। ठीक है, तो एरिया अंडर दिस करो वो क्या देता है हमें, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट क्या है, वर्क यूनिट ऑफ वर्क। अब हम देखेंगे यूनिट इसका, वर्क का यूनिट। देखिए अभी हमने देखा वर्क की किसके बराबर होते हैं, वर्क है बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम फोर्स का यहाँ पे ऐसा यूनिट देखेंगे वो क्या है, वो है न्यूटन, वो है न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका है मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या है इसका यूनिट, न्यूटन मीटर इसका यूनिट। अब अगर हम देखेंगे और ये न्यूटन मीटर है, ये किसके बराबर होता है, इसी को हम कहते हैं जूल, इसको कहते हैं हम जूल। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 जूल किसके बराबर होता है, जब फोर्स होगा 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 मीटर। जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से एक बॉडी कितना डिस्प्लेस हो जाएगी, 1 मीटर यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगी, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो टोटल वर्क है वो है 1 जूल के बराबर। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है,
अब अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे, इसका डायमेंशन सेम एज क्या होता है, एनर्जी। जो एनर्जी का डायमेंशन होता है वही किसका है, वही है वर्क का भी। क्यों, एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, तो वर्क का भी क्या है, जूल ही ऐसा यूनिट है। तो इनका डायमेंशनल फार्मूला जो है ml2T⁻²। देखिए अगर हम देखेंगे ये कैसे निकलता है, वर्क इज, इस पे हमने मतलब लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था ये डायमेंशनल एनालिसिस हमने, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं। फोर्स का क्या आएगा, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फिर आएगा डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ पे है डी, डिस्प्लेसमेंट। तो मास कैसे हम लिखते हैं, मास का डायमेंशन है m, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन होता है L⁻², इसका डायमेंशन L⁻²। और डी क्या है, डी का भी आएगा मीटर, यानी कि L आएगा इसका लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या एक्चुअल में लेंथ ही होती है, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा पूरा m L इंटू एल हो गया, एल करेंगे L⁻², तो बन गया इसका डायमेंशन ये, ठीक। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग इन द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। यानी कि किसके बराबर होता है, एक तो डिस्प्लेसमेंट और किसके, यानी कि फोर्स का जो कंपोनेंट होगा उसके मतलब उसका प्रोडक्ट होता है ये, ठीक है। एक तो डिस्प्लेसमेंट और उस डिस्प्लेसमेंट के अलाउंग जो फोर्स का ये होगा कंपोनेंट होगा उसके बराबर होगा ये। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये बॉक्स है, हम इस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई 30 डिग्रीज पे, ये है फोर्स। इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक होगा इस डायरेक्शन में, ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो ये वर्क है ये किसके बराबर होता है, एक तो ये वाला कंपोनेंट और जो मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट होगा उन दो का मल्टीप्लाई, तो ये किसके बराबर होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो ये कंपोनेंट किसके बराबर होगा, ये होगा f cos ऑफ 30 के बराबर। और ये कौन सा कंपोनेंट है, ये है f sin ऑफ 30, ये सारा हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो f cos ऑफ 30 और डिस्प्लेसमेंट क्या है s, तो वही होता है क्या, f s cos ऑफ 30 जो हमारी वर्क होती है। तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 30। तो आपको ये समझ आया होगा ये कॉस ऑफ 30 कैसे आता है, ये एक्चुअल में फोर्स का एक कंपोनेंट है अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट। और उस कंपोनेंट और इस डिस्प्लेसमेंट का हम जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें मिलते हैं वहाँ से वर्क। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्क को अफेक्ट करते हैं। तो पहला क्या है, फोर्स अप्लाइड है, कि कितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे। देखिए जितना हम फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे 2 न्यूटन 4 न्यूटन 6 न्यूटन, तो उस पर वर्क क्या होती है, डिपेंड होती है। यानी कि जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी वर्क भी ज़्यादा होगी। और डिस्प्लेसमेंट, और जितना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा 2 मीटर का 4 मीटर का 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे यहाँ पे उतनी ज़्यादा वर्क प्रेजेंट है, ठीक है। और एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये कॉस ऑफ थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू इस पे भी ये डिपेंड होता है। यानी कि अभी क्या है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो एक तो फोर्स पे डिपेंड है और एस एस का डिस्प्लेसमेंट डिपेंड है, और किस पे डिपेंड है, थीटा पे ये डिपेंड है। तो ये आपको याद रखना है, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्क को अफेक्ट करते हैं। एक तो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, और एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर लास्ट पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जांपल 1 2 3, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे एक एक करके देख लेंगे। द रोप पुल्स द बॉक्स अलोंग द फ्लोर क्रिएटिंग ए 30 डिग्री एंगल विद हॉरिजॉन्टल सरफेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इंक्लाइंड प्लेन है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है यहाँ पे बॉक्स। और इस बॉक्स को क्या किया हमने, इस बॉक्स को रोप से टाई करके हम इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है इसकी तरफ क्या करते हैं, पुल करते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे एंगल है विद अ फ्लोर अलोंग द फ्लोर, यानी कि ये वाला एंगल, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे फ्लोर है, ये क्या है फ्लोर, और ये एंगल कितना है, और एंगल है कितना 30 डिग्रीज। और हम इसको पुल कहाँ से कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में इसको पुल कर रहे हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट्स निकालेंगे किसके, फोर्स के, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स इसके निकलेंगे, एक तो होगा ये वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा होगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क किसके बराबर होगी, यानी कि अभी मैंने आपको बताया जहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा उस डिस्प्लेसमेंट के अलावा जो कंपोनेंट होगा किसका, फोर्स का, तो उसका मल्टीप्लिकेशन और इस डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन जो है वो होता है किसके बराबर, वर्क के बराबर, यानी कि एफ कॉस ऑफ 30 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ किसके बराबर है, फोर्स इज इक्वल टू 90 न्यूटन, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू 90 न्यूटन। और
डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट है बराबर 20 के बराबर इंटू 20 मीटर, और एंगल यानी कि कॉस ऑफ 30 वो किसके बराबर आएगा, कॉस ऑफ 30, एंगल थीटा है 30 के बराबर, तो कॉस ऑफ 30 आ जाएगा ये। अब देखिए 90 इंटू 20 ये किसके बराबर आएगा, 1800 के बराबर इंटू कॉस ऑफ 30, कॉस ऑफ 30 किसके बराबर है, √3/2। तो अगर सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 900 √3 जूल जो है वो यहाँ पे वर्क होगी। तो सिंपल है, यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, एस का वैल्यू और एफ का वैल्यू, तो यहाँ से आपको वर्क का जो वैल्यू है वो निकलेगा, यानी कि 900 √3। और कॉस के जो वैल्यूज हैं ये आपको याद रखने हैं यहाँ पे किस एंगल पे कॉस का क्या वैल्यू होता है, ठीक है। तो चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉक्स इज ड्रैग्ड टू 20 मीटर्स विद अ फोर्स ऑफ 90, ये हमने कर दिया। कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द बॉडी व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन डिस्प्लेस इट बाय 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वर्क डन किसके बराबर आएगी, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो एफ किसके बराबर है, 50 न्यूटन के बराबर है, और एस किसके बराबर है, 5 मीटर के बराबर। तो ये किसके बराबर आएगा, 5 यानी कि 250 जूल के बराबर। तो वर्क है यहाँ पे 250 जूल के बराबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लेना, ये आप खुद ही कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इजी क्वेश्चन है, सिंपल ये फार्मूला लगानी, ठीक है। व्हेन इज वर्क डन नेगेटिव, वर्क कब नेगेटिव होती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर कि वर्क जो है नेगेटिव कब होती है, पॉजिटिव कब होती है, जीरो कब होती है, ठीक है। तो लास्ट पे क्या है, फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू 30i + 5j प्रोड्यूस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5i + 2j, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, फोर्स किससे बराबर है, 30i + 5j, ठीक है। W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, एफ किसके बराबर है, 30i + 5j, ठीक, डॉट, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, 5i + 2j। तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट सिंपली करेंगे 5 × 30, 5 0 0 0, 5 3 15 प्लस 5 2 10, तो ये आएगा 160 जूल्स वर्क यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू 160 जूल्स। तो ये सिंपली था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ही कर लेना, और क्वेश्चन नंबर इसका वर्क कब नेगेटिव होती है, तो इन क्वेश्चंस का आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना, आंसर दे देना। उम्मीद है आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई भी डाउट होगा इस सेशन के रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में दे देना। तो इसके बाद इसका एनर्जी और पावर, तो वो इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन लाएंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।